और उसके बाद फिर हम बात करते हैं लिच निहान सिंड्रोम की। तो देखिए लिच निहान सिंड्रोम क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया डिफेक्टिव प्यूरिन सैल्वेज। तो प्यूरिन सैल्वेज जो होता है यहाँ पे डिफेक्टिव रहता है। लिच निहान सिंड्रोम में होता क्या है, ये जो हमारा होता है ना HGPRT, जिसको हम हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं, ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है। अब जब ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा तो देखिए ना ही एमपी का, देखिए एमपी का जो ये वाला पाथवे था ना, ये वाला पाथवे भी रिसाइकिल नहीं हो पाएगा, और ना ही ग्वानिन का भी हमको रिसाइकलिंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो एडेनिन की भी हमको रिसाइकिलिंग कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एमपी जो है ब्रेकडाउन होता है एडिनोसिन से, और एडिनोसिन से जेंथिन में, हाइपोजेंथिन में, और फिर दोबारा रिसाइकिल हो रहा था, तो इसकी रिसाइकिलिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ बताया गया कि डिफेक्टिव प्यूरिन सॉल्वेट, ठीक है, प्यूरिन सॉल्वेट डिफेक्टिव हो जाएगा, और एब्सेंट HGPRT, यहाँ पे हमको HGPRT जीन एब्सेंट देखने को मिलता है। जिस वजह से क्या होता है कि ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट GMP जो होता है ये कम बनता है। देखिए ग्वानिन से ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये नहीं बनेगा, तो ग्वानिन से ग्वानिन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा। इसी तरीके से IMP आयनोसिन मोनोफॉस्फेट ये भी नहीं बनेगा हाइपोजेंथिन से। देखिए हाइपोजेंथिन से आयनोसिन मोनोफॉस्फेट ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन इसका डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कंपनसेटरी इंक्रीज इन प्यूरिन सिंथेसिस। अब यहाँ पे जो है IMP नहीं आ पा रहा है और यहाँ पे GMP नहीं आ पा रहा है। इस वजह से अब क्या होगा कि प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज होगी। तो प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए IMP आने का क्या है सोर्स है, IMP आने का सोर्स क्या है कि ये फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज ये ज्यादा वर्क करें, यानी ये वाला पाथवे जो है हमारा, ये पाथवे तेज हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिसाइकलिंग इसकी नहीं हो रही है, तो क्या फैक्ट्री से ही ज्यादा बनना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, तो ऊपर से ज्यादा ना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये HGPRT डिफेक्टिव हो जाएगा लिच निहान सिंड्रोम में, तो यहाँ पे ये आयनोसाइटल मोनोफॉस्फेट और ये GMP नहीं आ पाएंगे। इस वजह से ये वाला पाथवे बहुत तेज हो जाएगा, और इधर से हमको आयनोसाइटल मोनोफॉस्फेट देखने को मिलेगा, जो कि GMP में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है, और इधर भी जरूरत होगी तो इधर भी जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और आयनोसिन मोनोफॉस्फेट ये कम हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कंपनसेटरी इंक्रीज इन प्यूरिन सिंथेसिस। तो प्यूरिन सिंथेसिस जो होती है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और कैसे इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंजाइम है ना फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम जो होता है ये ज्यादा वर्क करने लगता है, ठीक है, तो ये एंजाइम ज्यादा वर्क करने लगता है, और इधर का तो जब ये ज्यादा काम करता है तो इधर की तो भरपाई पूरी हो जाती है, लेकिन ये जो हाइपोजेंथिन और ग्वानिन का फॉर्मेशन होता है ये इधर नहीं जा रहे हैं। अब ये ज्यादा होंगे इस तरफ, जब ज्यादा होंगे इस तरफ तो ये ज्यादा जेंथिन का फॉर्मेशन होंगे इधर से भी और इधर से भी। जब ज्यादा जेंथिन का फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा जेंथिन यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, और जब यूरिक एसिड का ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, हमको गाउट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो गाउट इसी वजह से हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि कंपनसेटरी इंक्रीज इन प्यूरिन सिंथेसिस, तो प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे PRPP अमाइडो ट्रांसफरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस वजह से एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन, तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो होता है ये एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब ये वापस रिसाइकिल नहीं होना, जब रिसाइकिल नहीं होंगे तो कूड़ा का ढेर ज्यादा लगेगा ना, ये एक हिसाब से कूड़ा ही है। अब ये कूड़ा जो है ये यहाँ पे ये रिसाइकिल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे कूड़े का अंबार नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये रिसाइकिल नहीं होंगे तो इधर आएंगे और इधर से ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, इसी वजह से हमको एक्सेसिव यूरिक एसिड का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो लिच निहान सिंड्रोम होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है, ठीक है, तो एक्स लिंक रिसेसिव हमारा लिच निहान सिंड्रोम होता है, ये चीज हम बता दिए। अब यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो फाइंडिंग हमको लिच निहान सिंड्रोम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, इसी तरीके से हमको सेल्फ म्यूटिलेशन देखने को मिलेगा। और सेल्फ म्यूटिलेशन क्या होता है कि अपने आप को हार्म पहुंचाना, देखिए अपने आप को हार्म पहुंचाना, इसी को बोलते हैं सेल्फ म्यूटिलेशन। तो ये हमको ये देखने को मिलता है लिच निहान सिंड्रोम में। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया, और इसी तरह से हमको रेड ऑरेंज सैंड इन डायपर ये हमको देखने को मिलेगा। तो रेड ऑरेंज सैंड क्या होता है, देखिए सोडियम यूरेट के क्रिस्टल हमको डायपर में देखने को मिलते हैं इसी लिच निहान सिंड्रोम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। और हमको गाउट देखने को मिलेगा, हमको डिस्टोनिया देखने को मिलेगी, और हमको मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये चीज हो गया। और यहाँ पे देखिए गाउट में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो गाउट क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस देखने को मिलेगी, और मोस्ट कॉमनली फर्स्ट मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट पे देखने को मिलेगा, और हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलती है गाउट में। गाउट पे हम अलग से बात करके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम रिकॉल करा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमको यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से हमको टॉफी देखने को मिलती है। और टॉफी क्या होता है, देखिए मोनोसोडियम यूरिनेट के क्रिस्टल जो होते हैं ये सब क्यूटिनियस टिश्यू में एक्युमुलेट होने लगते हैं, ठीक है, तो मोनोसोडियम के क्रिस्टल सब क्यूटिनियस टिश्यू में एक्युमुलेट होने लगते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक गाउट, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है टॉफी तो ये क्रोनिक गाउट के कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिच निहान सिंड्रोम के बारे में बता दिए। और लिच निहान सिंड्रोम को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा HGPRT जीन जो होता है यही म्यूटेट हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन होती है। यहाँ पे हम बता क्या है, ये देखिए एक्स लिंक रिसेसिव है। और हम HGPRT से कैसे याद रखेंगे, देखिए हमको यहाँ पे हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलेगा, तो देखिए हाइपर यूरिसीमिया। और यहाँ पे देखिए हमको गाउट देखने को मिलेगा, डी से गाउट, और पी से देखिए पिस्ड ऑफ, ठीक है, पिस्ड ऑफ यानी एग्रेशन और सेल्फ मटिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो पिस्ड ऑफ ये पी से याद रखेंगे, किससे, एग्रेशन और सेल्फ म्यूटिलेशन देखने को मिलेगा। और रेड ऑरेंज क्रिस्टल इन यूरिन, तो यूरिन में हमको रेड ऑरेंज क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं। और इसी तरीके से हमको
टेंस मसल देखने को मिलेगा, जिसको हम डिस्टोनिया बोलेंगे। तो टी से हो गया हमारा टेंस मसल। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए सोडियम यूरेनेट के जो क्रिस्टल होते हैं, देखिए हम यहाँ पे दिखाए हैं, ये देखिए सोडियम यूरेनेट के क्रिस्टल ऐसे हमको ये गाउट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम यूरेनेट का क्रिस्टल, और ये अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में जमा होते हैं तो इसको हम टॉफी बोलते हैं। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट हमारे लिए एलोपिरिनॉल या फिबुजॉस्टेट होता है। तो ट्रीटमेंट हमारा एलोपिरिनॉल और फिबुजॉस्टेट होता है। और ये कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पे हम बताएं, ये देखिए ये हमारा जो हाइपोजेंथिन और जेंथिन है, ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं इसी जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, और ये एलोपिरिनॉल और फिबुजॉस्टेट जो होते हैं इसी को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देते हैं, इस वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो एक्सेसिव यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, देखिए ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ड्रग्स वर्क करती हैं। अब आइए इस बात पे हम देख लेते हैं और कुछ चीज़ें कैसे होती हैं, कि यहाँ पे जो एडिनोसिन डाइअमाइनेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्लेड्रिबाइन और पेंटोस्टैटिन। तो क्लेड्रिबाइन और पेंटोस्टैटिन यहाँ पे इसको इनहिबिट करते हैं, और इस वजह से ना इसका इस्तेमाल हम करते हैं हेयरी सेल ल्यूकीमिया में। तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, एडिनोसिन डाइअमाइनेज को, और ये हेयरी सेल ल्यूकीमिया में बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता दिए इस पाथवे को इनहिबिट करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है, कैटाबॉलिज्म कैसे होता है यहाँ से यहाँ तक, और कैसे रिसाइकलिंग होती है हम यहाँ पे बता दिए, और एक्सक्रीशन कैसे होता है ये हम यहाँ पे आपको बता दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया कि एडिनोसिन डाइअमाइनेज डिफिशिएंसी में हमको डिक्रीज लिम्फोसाइट क्यों देखने को मिलती है, और स्किड क्यों देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एडिनोसिन डाइअमाइनेज की डिफिशिएंसी में देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, जबकि इंटरल्यूकिन 2R गामा चेन में अगर डिफेक्ट की वजह से हमको स्किड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारी एक्स लिंक रेसेसिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव होती है, लेकिन अगर इंटरल्यूकिन 2R गामा चेन में डिफेक्ट की वजह से देखने को मिल रहा है स्किड, तो ये हमारी एक्स लिंक रेसेसिव होती है। और हम बता दें मोस्ट कॉमनली ना हमको स्किड जो देखने को मिलता है, ये इंटरल्यूकिन 2R गामा के डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट था, हम यहाँ पे बता दिए। और उसके बाद फिर हम लीच-नीहान सिंड्रोम की बात किए, तो यहाँ पे जो हमारा HGPRT एंजाइम होता है, ये डिफेक्टिव रहता है, जिस वजह से हाइपोजेंथिन और ग्वानिन का रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से इनका कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिक एसिड में, और जब यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, इस वजह से हमको यहाँ पे कई सिम्टम देखने को मिलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लीच-नीहान सिंड्रोम, और इसको हम HGPRT से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें बता दिए। तो इस तरीके से पूरा लगभग हम पूरा यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूलर लेवल में ना हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो ना, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ से हम शुरू किए थे, और यहाँ से हम हर चीज़ को क्लियर करते यहाँ पे आए, ये क्लियर हो गया। इसको भी हम बता दिए, प्यूरिन सिंथेसिस और पिरामिडिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस हम बताएं कि यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस से और दूसरी साल्वेज पाथवे से। और पिरामिडिन सिंथेसिस हम बताएं कि ये सिर्फ हमारी डी नोवो पिरामिडिन सिंथेसिस से होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम सारी ड्रग्स की बता दिए कि लिफ्लोनामाइड कैसे वर्क करती है, 5-फ्लोरिक एसिड कैसे वर्क करती है, और 6-मरकप्टोप्यूरिन कैसे वर्क करती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए कि हाइड्रोक्सी यूरिया जो होती है, ये सिर्फ पिरामिडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन यहाँ पे इसको कॉमन में पुट किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएंगे इसका आंसर। और मीथोट्रेक्सेट और ट्राइमेथोप्रिम और ये पायरीमिथामाइन, इन तीनों का हम बताएं कि ये तीनों जो होती हैं, ये मीथोट्रेक्सेट ह्यूमंस में वर्क की जाती हैं, यानी ह्यूमंस की डिजीज के लिए, और ह्यूमंस में ये डीएनए के सिंथेसिस को रोक देती हैं। इस वजह से ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे मोलर प्रेगनेंसी में, इसी तरीके से कोरियोकार्सिनोमा में, इसी तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, और इसी तरीके से ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और बाकी ये हमारी जो होती है ट्राइमेथोप्रिम, ये बैक्टीरिया में इस्तेमाल की जाती है, यानी बैक्टीरिया के लिए, तो ये एंटीबैक्टीरियल हो गई। और ये हमारी पायरामिथामाइन जो है, ये भी हमारी प्रोटोजोआ में वर्क की जाती है, यानी प्रोटोजोआ के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये तीनों का मैकेनिज्म सेम होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, और यहाँ पे CPS1 और CPS2 जीन का बताएं कि CPS1 जीन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूरिया साइकिल में होता है, और मोस्टली ये 100% ये लीवर में ही होता है। जबकि CPS2 जीन जो होता है, ये हमारा साइटोसोल में होता है, और ये पायरिमिडिन सिंथेसिस का पाथवे होता है, और ये फाउंड इन मोस्ट सेल में ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हम बताएं कि 4 साइकिल ऐसे होते हैं जो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह चलती हैं। ये चारों हम बता दिए कि हीम सिंथेसिस, इसके अलावा पिरामिडिन सिंथेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरिया साइकिल, ठीक है। तो ये इतना हमारा हर जगह चलती है। और प्यूरिन सिंथेसिस में बताएं कि ब्रेन में हमारी ये डी नोवो सिंथेसिस नहीं चलती है, डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। इस वजह से प्यूरिन सिंथेसिस में ब्रेन जो होते हैं खासतौर से ये सिर्फ साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। साल्वेज पाथवे हमने यहाँ बता दिए। और साल्वेज पाथवे में देखिए ये एडीए एंजाइम होता है, अगर इस एडीए एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जा रही है तो हमको स्किड देखने को मिलेगा, और ये ऑटोसोमल रेसेसिव होती है। और यहाँ पे हम बताएं HGPRT एंजाइम होता है, अगर इसकी डिफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पे हमको लीच-नीहान सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमको यूरिक एसिड ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड के सारे सिम्टम ये यहाँ पे हमको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, ठीक। और ट्रीटमेंट में होता है यहाँ पे हम एलोपिरिनॉल और फिबोजेस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे आके जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक। तो ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।